सभी पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में मजलिस की तैयारियां किस तरह से चल रही है? समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई तैयारी या प्रिपरेशन करने की जरूरत है इलेक्शन के लिए। ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन, हमको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। और जैसा हैदराबादी जबान में हम कहते हैं, पानी के मेंढक जो है इलेक्शन के दरमियान में आते हैं और इलेक्शन खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। माधवी लता जो विरिंची हॉस्पिटल के चेयरमैन है, तो आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने उनको किस तरह से देखते? विरिंची हॉस्पिटल के बारे में आप तमाम जानते हैं। विरिंची हॉस्पिटल का 2 बार लाइसेंस कैंसिल हुआ था। कोविड के फर्स्ट फेज में भी जो है विरिंची हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। लता का हाल ही में ANI के इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी कई सालों से हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करते आए हैं, कई बार जीते हैं, उन्हें रिटायर हो जाना है। राजनाथ सिंह को 33 ईयर्स से पॉलिटिक्स में, उनको क्यों नहीं कहते आप कि रिटायरमेंट ले लो? नहीं आपके चाचा अमित शाह को कहते रिटायरमेंट के लिए? क्यों नहीं आपके डैडी मिस्टर मोदी को आप क्यों नहीं कहते कि रिटायरमेंट ले लो? पुराना शहर तरह से माधवी लता का कहना है कि पिछड़ा हुआ एरिया है, जहां पर कई सारे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, एन नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बच्चे पैदा करते हैं बिना फैसिलिटी के। तो इस पर इंडिया के जो 5 टॉप स्टेट्स है जहां पर चाइल्ड लेबर है, वो है पूरे माधवी लता के, जहां पर इनके चिचाया और इनके फूफा और इनके डैडी के जो स्टेट्स है, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ये 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर आपको वहां पर मिले। और माधवी लता और सर्वे रिपोर्ट पढ़िए जिसमें 84% हिंदुओं में चाइल्ड मैरिज होती है। और एक ही चीज कहूंगा कि आप बच के रहो, क्योंकि ओल्ड सिटी में जो है बच्चे पैदा करने के बुलडोजर्स हैं, तो आप जरा बच के रहिए, कहीं जो है निशाना कहीं और चले जाएंगे। शामदीद नाजरीन, मैं फहद बावजीर। हिंदुस्तान भर में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के स्पोक्समैन जनाब डॉक्टर कासिम साहब, जो विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर है और जिम्मेदार भी है। कासिम साहब, हिंदुस्तान भर में पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, सभी पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में मजलिस की तैयारियां किस तरह से चल रही है? तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना वक्त दिया और यहाँ पर आए आप। मैं पहले एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार हूँ, एक पार्टी वर्कर समझिए। मैं वही जो है जज्बे से काम करता हूँ जैसे कि एक इब्तदाई सदर या पार्टी मेंबर करता है। तो आपने कही बात की इलेक्शंस की तैयारियों की बात, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई तैयारी या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है इलेक्शन के लिए, चाहे वो MLA इलेक्शन हो या MP इलेक्शन हो। इसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसले मसाइल को हल करती है, चाहे वो आबरसानी का मसला हो या रोड का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर, मोतमरीन, तमाम लोग MLAs फील्ड पर रहते हैं। तो हमें कोई इलेक्शन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कई बार कहा कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन, हमको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और जैसा हैदराबादी जबान में हम कहते हैं, पानी के मेंढक जो है इलेक्शन के दरमियान में आते हैं और इलेक्शन ख़त्म होते ही गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों को ज़रूरत है कि प्रिपरेशन करें, स्ट्रैटेजिक बनाएं और हायर करें कंसल्टेंट्स को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं है, क्योंकि अवाम बेदार है, अवाम जो है के सामने डेवलपमेंट वर्क्स है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अवाम के सामने है। दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने वाला है। इससे पहले कई सारे पार्टीज की जानिब से कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं। इनमें से एक हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता, जो विरिंची हॉस्पिटल के चेयरमैन है,
तो आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, माधवी लता जैसा आपने कहा कि चेयरमैन है यूएनसी के, तो मैं उनका प्रोफाइल देखा गूगल पे। उनके हस्बैंड भी फाउंडर एंड चेयरमैन है यूएनसी के, तो या हस्बैंड चेयरमैन हो सकते या ये चेयरमैन हो सकते, तो पहले उनको डिसाइड करना चाहिए कि चेयरमैन कौन है। खैर, वीरेंची हॉस्पिटल के बारे में आप तमाम जानते हैं। वीरेंची हॉस्पिटल का 2 बार लाइसेंस कैंसिल हुआ था, ओवर चार्जिंग फॉर कोविड पेशेंट्स के लिए, और एक बार कोविड के फर्स्ट फेज में भी जो है वीरेंची हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। आप तमाम जानते हैं, मीडिया में आया था, और किस तरह से लूट मार की गयूर अवाम के साथ, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। कोविड के टाइम पे वीरेंची हॉस्पिटल ने किस तरीके से अजियत दी पेशेंट्स को, ये तमाम जानते हैं। ये इलेक्शन के मौक़िफ़ पे बोलना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बोलेंगे कि फिर ये इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, मगर आप खुद देख लीजिए वीरेंची हॉस्पिटल के 2 बार लाइसेंस कैंसिल होने की वजह क्या है, और क्या रेट्स उनके पास है, और किस हिसाब से वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। कासिम साहब, माधवी लता का हाल ही में एएनआई के इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कई सालों से हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करते आए हैं, कई बार जीते हैं, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, नया चेहरे को टिकट देना चाहिए। इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब का रिटायरमेंट इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। अब ये क्या है, आजकल जो नए नए जो सियासत में जो मेंढक, जैसे मैंने कहा कि सियासी मेंढक कह सकते हैं लोगों को, क्यों ना आप राजनाथ सिंह को 33 ईयर से पॉलिटिक्स में, उनको क्यों नहीं कहते आप कि रिटायरमेंट ले लो? क्यों नहीं नितिन गडकरी को कहते हैं आप रिटायरमेंट ले लो? क्यों नहीं आपके चाचा अमित शाह को कहते रिटायरमेंट के लिए? क्यों नहीं आपके डैडी मिस्टर मोदी को आप क्यों नहीं कहते कि रिटायरमेंट ले लो? आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे पड़ गए, आप रिटायरमेंट ले लो, 40 साल से आप है, आप फेस क्यों चेंज नहीं कर रहे? फेस इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अपना चेहरा छुपाना पड़े। और ये तमाम लीडरों के जो मैंने नाम कहा है, जो माधवी लता के पार्टी के हैं, ये तमाम लोगों के क्या क्या स्कैम्स है और क्यों इन्हें हर टाइम बदला जाता है एमपी इलेक्शंस में, वो उसका सबूत है कि हर वक्त एक नई जगह से चुनाव लड़ते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ जब हैदराबाद पार्लियामेंट की बात है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह और 40 साल यहाँ पे बहैसियत एमपी रहेंगे। तमाम आवाम की दुआएं उनके साथ है, उनकी खिदमात यहाँ पर हैं, और किस तरीके से वो दारुस्सलाम में आवाम के दरमियान में बैठते हैं, मसले मसाइल को हल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं फैक्टर्स। तो मैं माधवी लता को कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छा होमवर्क करें बोलने से पहले। और आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगेंस्ट में माधवी लता को जो भरतनाट्यम अच्छा करते हैं, मैंने सुना, इंशाअल्लाह वीडियो बनाना अलग चीज़ है, इलेक्शन लड़ना अलग चीज़ है। इंशाअल्लाह हम इस इलेक्शन में उनसे बेहतरीन भरतनाट्यम प्रोग्राम ज़रूर ओल्ड सिटी में हम करवाएंगे। हैदराबाद पार्लियामेंट्री हल्के में पुराना शहर, माधवी लता का कहना है कि पिछड़ा हुआ एरिया है, जहां पर कई सारे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, और एन नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बच्चे पैदा करते हैं बिना फैसिलिटी के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चाइल्ड लेबर जिसका जिक्र माधवी लता ने कहा है, माधवी लता को इसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और नहीं है तो मैं उनको फ्री में दोहराऊंगा इंफॉर्मेशन कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे इनके चीचा योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री है, यूपी जो है बिगेस्ट चाइल्ड लेबर हब ऑफ इंडिया है।
जहां पर योगी आदित्यनाथ उनके माधवी लता की चीचा जो है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द चाइल्ड लेबर ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, CAC का डेटा है, आप उठाकर देख लीजिए। ये मेरा कोई डेटा या मैं लिखकर नहीं कह रहा हूं, ये डेटा अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। और इंडिया के जो 5 टॉप स्टेट्स है जहां पर चाइल्ड लेबर है, वो है पूरे माधवी लता के, जहां पर इनके चिचाया और इनके फूफा और इनके डैडी के जो स्टेट्स है, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ये 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर आपको वहां पर मिलेगा। और आपने कहा कि चाइल्ड मैरिज की बात जब माधवी लता ने कही है तो मैं उसका भी खुलासा करता हूं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, आप वो उठाकर देख लीजिए। पॉस्को एक्ट 2012 है, वहां पर देख लीजिए। और मैं आपको इंडिया का जो रिपोर्ट है, सर्वे जो रिपोर्ट होता है, उसमें मैं आपको उसका परसेंटेज बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। 84% हिंदूज में जो है चाइल्ड मैरिज होती है और मुस्लिम्स में सिर्फ 11%। तो ये कोई मेरा घर का डेटा नहीं है, या मैं आपको जो है हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, आप देखिए खुद। और माधवी लता को भी मैं बोलूंगा, नाचना थोड़े दिन बंद करिए और सर्वे रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें 84% हिंदूज में चाइल्ड मैरिज होती है और सिर्फ 11% मुस्लिम्स में होती है। और आप पॉस्को एक्ट ले लीजिए, 10 साल की सजा है उसमें। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ले लीजिए, अमेंडमेंट ले लीजिए, 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स, 21 ईयर्स फॉर मेल्स, ये तमाम चीजें हैं। तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये एक एक्ट है। खैर, बोलने बैठे तो बहुत कुछ बोल सकते, मगर मैं आपको जो बता रहा हूं, बिल्कुल फहद भाई, आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और ये सब जो है गवर्नमेंट बॉडीज का डेटा है, आप देख सकते हैं उसको। और इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि मुस्लिम एन नंबर ऑफ बच्चे बिना फैसिलिटी के पुराने शहर में पैदा करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये कहूंगा कि अब चुनाव आ गया है, इंशाल्लाह माधवी लता ओल्ड सिटी के गलियों में, हैदराबाद पार्लियामान एरिया में फिरेंगे, तो मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि आप बच के रहो, क्योंकि ओल्ड सिटी में जो है बच्चे पैदा करने के बुलडोजर्स हैं। तो आप जरा बच के रहिए, कहीं जो है निशाना कहीं और चले जाएगा। तो मैं इनका भी ये जो एन नंबर ऑफ चाइल्ड जो कहा है, उसका भी मैं खुलासा करूंगा आपको। आप 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल में आप देखिए कि शार्प जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स में जो है फर्टिलिटी रेट जो है बिल्कुल कम हो गया। इसका भी डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, आप उठाकर देख लीजिए मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट पिछले 20 साल में कितना गिर चुका है। और आप 2019 से 2021 का पीरियड का आप फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स का अगर देखेंगे तो 2.3 हो गया है 2.6 से। 2.6 था तो वो गिरकर 2.3 हो गया। 1992 और 1993 का डेटा है, मुस्लिम्स फर्टिलिटी रेट जो है 4.4 था और हिंदूज फर्टिलिटी रेट 3.3 था। रिसेंटली जो सर्वे हुआ है फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स, अगर आप मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट हिंदू से अगर आप कंपेयर करेंगे, ओनली 0.36% मुस्लिम्स का बढ़कर है। तो अब माधवी लता कह रहे हैं कि एन नंबर ऑफ बच्चे पैदा करते ओल्ड सिटी में। अब ये जरूर रातों में जाकर झांक रहे होंगे घरों में लोगों के। मैं आवाम को भी बेदार कर रहा हूं, देखिए अब ये माधवी लता नाम की कोई औरत जो है आपके गली कूचों में फिर रही है और आपके घरों में जा कर रही है कि आप कितने बच्चे पैदा करें। और
बच्चे जब पैदा करने की बात आती है तो मैं रिसेंटली सदर मजीद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंटरव्यू देखा आपकी अदालत का, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि इनको कैसा मालूम बच्चे पैदा करने, या जरूर इनके कोई लोग हैं वहां पे, या जरूर इनका आना जाना है फिर वहां पर, तो ही पता चल सकता कि बच्चे ज्यादा हो रहे। कासिम साहब, बात करते हैं मदरसे के बारे में। माधवी लता का ये कहना है कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाई के लिए फैसिलिटी नहीं है और उन्हें खाना वगैरह के लिए भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है पुराने शहर में। क्या ये सच है? मदरसे के बारे में अगर माधवी लता ना ही बोले तो ठीक है, और खुसूसन भारतीय जनता पार्टी ना ही बोले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माधवी लता के, जैसे मैंने कहा कि इनके चीचा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, वहां पर इन्होंने मदरसे को सैलरीज देना बंद कर दिया। ये खाने की बात कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिए कई मदरसों पर जो है इन्वेस्टिगेशन लगा दिया। कई मदरसों को आपने आसाम में डिजास्टर एक्ट के तहत मदरसों को डिमोलिश कर दिया। फिर आप कहते हैं मदरसों में खाना नहीं मिलता। आप बेसिक राइट मदरसों के टीचर्स की सैलरी बंद कर दिए, आप मदरसों को डिमोलिश करवा दिए। आसाम में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां आपकी सरकार है, आप वहां वहां मदरसों को तबाह और ताराश कर दिए, और आप अब कहते हैं कि मदरसों को में बच्चों को खाना नहीं मिलता। बिल्कुल बेबुनियाद एलिगेशन है ये। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। अवाम बखूबी सोशल मीडिया एक्टिव है, हर बच्चा आजकल जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप उठाकर सर्च कर देख लीजिए, बीजेपी हुकूमत जहां जहां पर है वहां पर मदरसों की तबाही किस तरीके से हुई है। आप मुझे बताइए, शहर हैदराबाद में, खुसूसन पार्लियामेंट एरिया हैदराबाद का जो आता है, कहाँ ऐसा मदरसा है जहां पर मदरसे को बंद किया गया? कहां पर कोई मदरसा डिमोलिश किया गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी ही उसका सबूत देती है। पुराना शहर, मुखालिफिन मजलिस का हमेशा ये इल्ज़ाम रहा है कि पुराने शहर में डेवलपमेंट नहीं है, लैंड ग्रैबिंग है, आए दिन डिमोलिशंस होते रहते हैं, कब्जे होते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी मुखालिफिन मजलिस आपने कहा, ठीक है, मगर ये भी मैं ANI का जो उनका इंटरव्यू है वही है शायद जी, मैं वो इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी में कब्जा होता है और डिमोलिशंस होते हैं, लैंड ग्रैबिंग होती है। तो माधवी लता को मैं ये बताना चाहता हूँ, 600 साल पुरानी मसाजिद को आपने दिल्ली में डिमोलिश कर दिया। सुनेरी बाग मस्जिद को आपने वही हथकंडा इस्तेमाल किया। आपने इलाहाबाद में बीवी के नाम पे घर है, आपने हस्बैंड को नोटिस दी, उसको डिमोलिश कर दिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और एक नाम से मशहूर है, बुलडोजर गवर्नमेंट। क्यों रखा गया? क्योंकि आपका दिल बोला तो आप जो है मकाना तोड़ देते हैं बुलडोजर से। कब्जे की जब बात हुई, क्योंकि इन्होंने जो है उनके इंटरव्यू में जो है कब्जा बोला है, तो मैं कब्जे की बात करूंगा। चाइना घुसकर भारत में कब्जा कर लिया। आपके डैडी जी एक अल्फाज नहीं कहते, आपके डैडी जी का जबान जैसे कि सांप सूंघ गया, खामोश बैठते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठाई, उसका जवाब मांगा, ये भी कहा कि आप हमें ले जाइए डेलीगेशन बनाकर, हम देखना चाहते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं। और आप पलटकर इनकी बेटी हमें बोलती है कि कब्जा होता है। कब्जा तो भारत के हिंदुस्तान की जमीन पर चाइना ने जो कब्जा किया है उस पर कोई बात नहीं करता। और रही बात माधवी लता, ट्रिपल तलाक में भी जो है काफी जो है अगर आगे बढ़कर इस बिल की तायीद करे, लोगों को समझाया। मैं इस माधवी लता से ये पूछना चाहता हूं फहद भाई, बिल्किस बानो का जब रेप हुआ, उनके कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया,
जब माधवी लता कहां पर थी, जब माधवी लता क्यों कुछ नहीं बोले? हम करें चमत्कार, आप करें बलात्कार, ये हिसाब होगा इनका, बीजेपी गवर्नमेंट का। हम चाहे जो भी करें वो सही है, और आप उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो खैर, माधवी लता जो है एजुकेशन के बारे में भी कहा, तो मैं माधवी लता से पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी में, बीजेपी पार्टी में ऐसे कितने एमएलए है या एमपी है जिसके स्कूल और कॉलेज में 15,000 बच्चे फ्री में तालीम हासिल करते हैं? बता दीजिए आप मुझे। आप जब एजुकेशन की बात करते हैं ओल्ड सिटी में, आप बता दीजिए मुझे कहां पर कौन सा एमएलए या कौन सा एमपी आपके बीजेपी के स्कूल चला रहा है या कॉलेज चला रहा है? नहीं। आपके एमपी, आपके एमएलए जरूर कोई रेप केस में, डकैती केस में जरूर पाए जाते हैं, मगर एजुकेशन में नहीं। आप देख लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद पार्लियामेंट एरिया में कितने स्कूल्स का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, इनके अंडर हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे, कोई एमपी या ना ही कोई एमएलए इनका मिलेगा कि ये खिदमत, जब ये एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये एजुकेशन की जब बात करते हैं तो मैं माधवी लता से मेरा डायरेक्ट सवाल है, माइनॉरिटी बजट यूपीए गवर्नमेंट में 0.01 था, आपके डैडी की गवर्नमेंट में 0.001 हो गया, ये क्यों कम कर दिया? आप माइनॉरिटीज की 21 लाख मेरे भाई और बहनों की आवाज दिल्ली तक गूंजी, आपने उस इंटरव्यू में कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पापा की गवर्नमेंट यानी कि डैडी की गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स को क्यों कम कर दिया गया? 2021 और 22 का माइनॉरिटी बजट जो होता है उसमें सिर्फ 22% इस्तेमाल हुआ, क्यों ऐसा हुआ? मौलाना आजाद रिसर्च फाउंडेशन की स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी आपने? आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो 5th क्लास से होती थी उसको हटाकर आप 9th क्लास कर दिए, क्यों? आप यहां पर आज ठहर कर आप बता रहे हैं कि ओल्ड सिटी में एजुकेशन नहीं है, ओल्ड सिटी में कब्जा है। तो मैं ये पूछता हूं कि आपकी गवर्नमेंट, आपके अमित शाह चीचा, आपके योगी आदित्यनाथ चीचा, आपके डैडी मिलकर जब माइनॉरिटी बजट कम किया जाता है, जब स्कॉलरशिप को रोक दी जाती है, जब रिसर्च मौलाना रिसर्च फाउंडेशन के स्कॉलरशिप को रोक दी जाती है, जब कभी आवाज नहीं उठाए आप? नहीं उठा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अपने डैडी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप बेदखल हो जाएंगे आपकी पार्टी में से, आप नहीं कर सकते हमारी जबान का मुकाबला। माधवी लता, आप कम ही बोले तो बेहतर है। इन्होंने उनके इंटरव्यू में ये भी कहा कि टेम्पल्स पे कब्जा। आप मुझे बताइए, ऐसी कोई सी टेम्पल है जहां पे हमने कब्जा किया? हां, आपने कहां कब्जा किया हम बाखूबी जानते हैं। हमारी सुनहरी मस्जिद, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद, और कितने आपको मैं बताता चलूंगा तो एक लंबी फेलिस्ट बन जाएगी। और आप कहते हैं कि हमने मंदिरों पे कब्जा किया। आप कोई ऐसी मंदिर दिखा दीजिए कि जहां पे हमने कब्जा किया। हमने कब्जा नहीं किया, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असेंबली में उठकर लाल दरवाजे की मंदिर को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से। ये बात आपने नहीं की। तो खैर, चुनाव है, बहुत कुछ बोल लेंगे, तनकीद लगाएंगे, और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तनकीदों के घेरे में रहती है, सराउंडेड बाय ऑल एंटी MIM people. We don't care about them because we work and we always are committed to the
servicing the people of our respective constituencies irrespective of caste and religion. हमारा वर्क ही हमारी आइडेंटिटी है, और वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और इंशाल्लाह चुनाव तो बहुत नज़दीक है, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि बहुत जल्द चुनाव है, तो इंशाल्लाह ताला हम चुनाव में ज़रूर मादनी लता को धूल चटाएंगे। और मैं ओल्ड सिटी की आवाम को भी बेदार कर दूंगा और चाहता हूं कि आप ज़रूर तवज्जो फरमाइए आपकी, जो उम्मीदवार, सिर्फ उम्मीदवार, इंशाल्लाह अल्लाह जो है कभी इनकी जो है मंसूबाबंद तरीक़ों को कामयाब होने नहीं देगा। मेरी ये गुजारिश है, जो एक उम्मीदवार है, सिर्फ उम्मीदवार रहकर आपके घरों में आपके कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपके घरों में घुस रही है, जैसा कि आपकी शरीयत में कोई जैसे इन लोग करे हैं, वैसे ही जो है अब आपके बच्चों में, जबकि ये सिर्फ एक उम्मीदवार है, अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, अभी से ही आपके घरों के बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, और इनका एक वीडियो आप नहीं देखे होंगे कि ओल्ड सिटी के मुसलमान जो है 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे नहीं कर सकते। आप पर चोरी का इल्जाम, आपके बच्चों के ऊपर अभी से निशाना, आपके बच्चों को चाइल्ड लेबर कहना, मेरी और आपकी बहनों को जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गलत बयानी करना कि हम कम उम्र में शादी करते हैं, ये सब तमाम इल्जामात बनने से पहले, तो आप सोचिए कि इनका जहन और इनकी सोच क्या है, आप बखूबी ये वीडियो से समझ सकते हैं इनकी। फाज साहब, विरेंची हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया था, ये चेयरमैन जो कोई भी है, आपको इस हॉस्पिटल के बारे में और एक तफसीलात देना चाहूँगा मैं आपके व्यूअर्स को भी। विरेंची हॉस्पिटल के कई कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड का हूँ, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स है मेरे पास। कई कंसल्टेंट्स जो है विरेंची हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल ज्वाइन करें। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर उनके सैलरीज को जो है नहीं दिया जा रहा था, डिले किया जा रहा था, कई सारी चीज़ें हैं, मैं तफसीलात देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। डॉक्टर कासिम साहब, हमसे बात करने का शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कासिम साहब, जो बीजेपी हैदराबाद के एमपी कैंडिडेट माधवी लता के लगाए गए इल्जामात का जवाब दे रहे थे। इंशाल्लाह दोबारा इनसे फिर मुलाकात होगी अवामी मसाइल के साथ। मैं फहद बावज़ीर साइनिंग ऑफ।